सिस्टर को आप पर भयंकर क्रश हो और वह सिर्फ आपके लिए खास कपड़े पहनना शुरू कर दे, तो कैसा लगेगा? ये एक फैंटेसी जैसा लगता है ना? आज की कहानी एक परवर्टेड सीनियर ब्रदर के बारे में है, जो अपनी जूनियर सिस्टर के साथ किंकी स्टफ करने के लिए पूरी दुनिया को डोमिनेट करना चाहता है। कहानी शुरू होती है ह्यूमैनिटी की डीमंस के खिलाफ आखिरी जंग से। बैटलफील्ड किसी डिजास्टर मूवी जैसा है। आसमान में ड्रैगन्स उड़ रहे हैं, आग बरस रही है, थंडर ऐसे गरज रहा है जैसे कोई ओवर ड्रामेटिक डीजे सेट हो। मॉन्स्टर्स हर जगह है और फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट रांग शोयिन इस मैडनेस के बीच खड़ा है। वह हवा में ऐसे तैर रहा है जैसे वहीं का मालिक हो। उसके पास एक ऐसी सोर्ड है जो लिटरली आग पकड़ रही है। वह शहर को स्मग स्मग के साथ देखता है और कहता है, आज वह दिन है जब मैं द ग्रेट वन दुनिया को यूनिफाई करूंगा। फिर वह एक इविल लाफ हंसता है और चिल्लाता है, सब कुछ डार्कनेस में समा जाएगा और मैं उसके सेंटर में रहूंगा। यह शहर मेरी एक उंगली के फ्लिक से धूल बन जाएगा। उसके लॉयल मिनियंस उसके शब्दों को कैरो के नाइट की तरह दोहरा रहे हैं, टू डस्ट, टू डस्ट। लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले होते हैं, एक ब्रिलियंट ब्लू लाइट हवा में पियर्सिंग करती है और कई मिनियंस को खत्म कर देती है, जैसे किसी ने उन पर डिवाइन लेजर पॉइंटर चलाया हो। बीम सीधे प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ती है, लेकिन वह जमाए लेता है और अपनी सोर्ड के एक कैजुअल फ्लिक से उसे ब्लॉक कर देता है। वो बीम उसकी जूनियर सिस्टर रंगशो यिन की तरफ से आई थी। वह एक टोटल बैडएस की तरह आगे बढ़ती है। उसके हाथ में चमकती हुई ब्लू सोर्ड है। उसकी आउटफिट स्ट्रेटेजिकली फैशनेबल है, जो उसके लेग्स को ऐसे दिखा रही है जैसे वह एक्शन मूवी और फैशन शो दोनों के लिए ऑडिशन दे रही हो। वह चिल्लाती है, रंग शो यिन, सोचना भी मत। दोनों की आंखें मिलती हैं। वह स्मग करता है, वेल वेल, लॉन्ग टाइम नो सी लिटिल जूनियर सिस्टर। तो तुम इस शहर को प्रोटेक्ट कर रही हो? मैंने तो इसका नाम जानने की भी जहमत नहीं उठाई। 3 महीनों में मैंने 500 शहर मिटा दिए। उन्हें कुचलना एंट्स पर पैर रखने से भी आसान था। और एंट्स को कौन याद रखता है? वह उसे घूरती है, शायद सोच रही होगी कि उसे कभी इस आदमी पर क्रश कैसे हो गया। वह अपने विलेन वाइब्स में मस्त है और कहता है, लेकिन तुम अलग हो। उसकी स्मर्क और चौड़ी हो जाती है। मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ। अभी सरेंडर करो और मैं तुम्हें डीमन रेल्म की दूसरी सबसे पावरफुल पर्सन बना दूंगा। प्रिटी स्वीट डील, हाँ? वह आईब्राउ उठाती है। दूसरी केवल तुमसे? तो मैं क्या, डेमन एम्प्रेस? उसके मिनियन हंसने लगते हैं जैसे वे इस जोक का पूरे दिन से इंतजार कर रहे थे। वह अनअम्यूज्ड होकर उन्हें ऐसे घूरती है जिससे वे पत्थर के बन सकते हैं। वह कहती है, सुनो, मुझे रैंकिंग्स की परवाह नहीं इशी नहीं है, और मुझे अपनी लिटिल जूनियर सिस्टर मत बुलाओ। जिस पल से तुम फुल साइको हुए, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी सिवाय तुम्हारा एनिमी बनने के। उसकी आंखें चमक उठती हैं जैसे उसने उन्हें 10,000 वोल्ट की ब्लू लाइटनिंग से चार्ज किया हो। अपनी सोड उठाकर वह चिल्लाती है, रंगशो ये मरने के लिए तैयार हो जाओ। वह उस पर हमला कर देती है। उनकी सोड्स आपस में टकराती हैं। स्पार्क्स ऐसे उड़ते हैं जैसे किसी ने इलीगल फायरवर्क्स चला दिए हों। रंग शोयिन क्या करता है, वह फिर से वही स्मग विलेनस स्माइल करता है। अपनी सोड के एक हल्के स्विंग से वह उसे वापस भेज देता है जैसे उसे एक जेंटल लेकिन फर्म टेनिस सर्व से मारा गया हो। अपने सीनियर ब्रदर द्वारा पीछे धकेले जाने के बाद जूनियर सिस्टर हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने चेहरे के सामने 2 उंगलियां रखीं और एक हाथ से हैंड साइन बनाया, जबकि दूसरे हाथ से अपनी सोट पकड़ी। उसकी मार्शल आर्ट्स एक्टिवेट हो गई और एक पल में आसमान में अनगिनत चमकती स्वॉर्ड एक डेडली कॉन्स्टलेशन की तरह दिखाई दी। अपनी आवाज को स्थिर और फियर्सेस्ट रखते हुए वह चिल्लाई, ब्लॉसमिंग स्टॉर्म ऑफ पियर ब्लॉसम्स। सोर्ड्स रैंक शोयिन की ओर ऐसे बढ़ी जैसे कोई पायरोटेक्निक डिस्प्ले बेकाबू हो गया हो। फायरवर्क्स नहीं, डेथवर्क्स। ये देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराया, बहुत अच्छे, अब ये बात बनी, आखिरकार कुछ ऐसा जो मेरे समय के लायक है। उसने अपनी सोर्ड को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं जैसे वह किसी फैंटेसी ब्लॉकबस्टर में लीड विलेन के लिए ऑडिशन दे रहा हो।
क्या तुम जानती हो कि तुम्हें इन पिटीफुल लोगों को बचाने के लिए क्या कीमत चुकानी होगी? इसके साथ ही उसने अपनी खुद की टेक्निक अनलीश की, इनकमिंग सोर्ड्स को एक पल में चीरते हुए। उसका काउंटर अटैक सीधे उसकी जूनियर सिस्टर की तरफ बढ़ा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। जैसे ही उसकी शक्ति उसकी ओर बढ़ी, उसने एक और अटैक के साथ उसका सामना किया। उसकी आवाज़ गूंज उठी, क्योंकि उसकी एनर्जी से टकरा गई। भले ही मुझे सन और मून को शैटर करना पड़े, मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगी। दोनों इतनी तेजी से चले कि नीचे खड़े सभी लोगों के लिए वे ब्लर बन गए। उनकी सोर्ड एनर्जी बैटलफील्ड को कॉस्मिक फायरवर्क्स शो की तरह रोशन कर रही थी। नीचे खड़ी डीमन आर्मी कांप रही थी। एक सबॉर्डिनेट हकलाया, मैंने सुना है कि यह महिला डिवाइन रियलम में पहुंच गई है। इसकी शक्ति हमारे डेमन लॉर्ड से compete करती है। क्या ये देवताओं के बीच की लड़ाई है? अचानक आसमान चमकने लगा। ब्लाइंडिंग बीम्स ऑफ लाइट दिखाई दी, जिससे नीचे के शहर के लोग पैनिक करने लगे। ओ गॉड्स, हमें बचाओ! किसी ने चिल्लाया, एक बच्चे को ऐसे पकड़े हुए जैसे वह एंटी लाइटनिंग चार्म हो। एक महिला ने आसमान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, वेट, क्या वह डिवाइन पनिशमेंट है? हेवेंस डीमन लॉर्ड को नीचे गिरा रहे हैं। जैसे ही आसमान में और ग्लोइंग सर्कल्स बनने लगे, पोर्टल सीधा सोलो लेवलिंग से बाहर आ गया। आपने पढ़ा है ना? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। डीमन आर्मी डर गई। द स्काई इज फॉलिंग, एक ने चिल्लाया, जबकि दूसरे कवर के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन रैंग शोयिन और उसकी जूनियर सिस्टर अभी भी लड़ाई में उलझे हुए थे। अचानक रांग शोयिन बीच में ही रुका। उसने ऊपर सेलेस्टियल केओस को देखा। कुछ गलत है इस सेलेस्टियल फेनोमेनन के साथ। इस लड़ाई को अभी रोको। उसकी जूनियर सिस्टर हालांकि नहीं मान रही थी। उसने अपनी सोर्ड गिरा दी, उसका कॉलर पकड़ा और चिल्लाई, इससे पहले कि तुम डार्कनेस को एम्ब्रेस करते, मैंने तुमसे अनगिनत बार रुकने की भीख मांगी थी, लेकिन अब हमारे पास रुकने का कोई अधिकार नहीं है। उसका चेहरा दृढ़ था, उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं जानती हूं कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, लेकिन मैं अपने गोल्डन कोर का इस्तेमाल तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए कर सकती हूँ। रैंग शोयिन का कॉन्फिडेंट स्मर्क शॉक में बदल गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वेट वेट, मेरा मतलब वह नहीं था। डेमी गॉड्स के रूप में हमारी लड़ाई पहले से ही खतरनाक है, लेकिन डिवाइन पनिशमेंट अगर यह जारी रहा। इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, एक मैसिव बीम ऑफ लाइट शहर पर गिरी। चौहद फैल गया। डीमन लॉर्ड के सबॉर्डिनेट चिल्लाए, दिव्य दंड यहाँ है। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाइटनिंग इतनी तेजी से गिरी कि डीमन आर्मी और शहर दोनों एक पल में ऑब्लिटरेट हो गए। जब धूल छंटी, रंग शोयिन और उसकी जूनियर सिस्टर डिस्ट्रक्शन को हॉरर से देख रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और फुसफुसाया, शेंग सिटी, ये ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? एक सैक्रिफाइस के पल में रांग शोयिन ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। जैसे ही एक और बीम ऑफ लाइट गिरी, यह सीधे उसे लगी। उसकी जूनियर सिस्टर अनहार्म रह गई। उसने उसे एक आखिरी बार धीरे से मुस्कुराया। वह चिल्लाई, रांग शोयिन, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। फिर सीन बदला। एक शांत ग्रासलैंड पर एक आदमी नग्न पड़ा था, सिवाय एक पत्ती के जो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को ढके हुए थी। हाँ, वह रंग शोयिन था। उसने आंखें खोलीं, दर्द से कराहते हुए वह बैठा। आखिरी बात जो उसे याद थी, वह थी अपनी जूनियर सिस्टर को दूर धकेलना। अपना सिर पकड़े हुए वह बुदबुदाया, मैं कहाँ हूँ? उसने चारों ओर देखा और दूर क्रम्बल्ड रूइंस और एक खरगोश को घास चबाते हुए देखा। अभी भी डेज्ड, उसने सोचा, मेरे फॉलोअर्स कहाँ हैं? फिर उसने नीचे देखा और अपने नंगे शरीर को देखकर जम गया। उसकी आंखें हॉरर से चौड़ी हो गईं। मेरा बैटल आर्मर कहाँ है? और आखिर में जैसे ही उसकी नज़र पत्ती पर पड़ी, वह लगभग चिल्लाया, मेरी पैंट्स कहाँ हैं? रंग शोयिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खाली ग्रासलैंड में चिल्लाया, आप मौत की ओर बढ़ रहे हैं। कौन मुझे यहाँ मॉक करने की हिम्मत करता है? लेकिन जैसे ही उसके शब्द गूंजे, उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। वह जम गया। उसे एहसास हुआ और उसकी आवाज़ कांपने लगी, मेरी कल्टीवेशन कहाँ है? अपना हाथ बढ़ाते हुए उसने अपनी शक्ति बुलाई और दो टाइनी ऑरा बबल्स दिखाई दिए।
वे एक पल के लिए पथेटिक रूप से तैरते रहे और फिर तुरंत फट गए। उसने अपने हाथ को ब्लैंकली देखा। उसका चेहरा एक सिंबॉलिक वर्ल्ड लूजर एक्सप्रेशन में बदल गया। ये ये नहीं हो सकता। लेकिन वह क्या कर सकता था? वह घास के मैदान में अकेला था, अपने हाथों को घूर रहा था और सोच रहा था, क्या यह मेरे कार्यों की पनिशमेंट थी, या यह इसलिए था क्योंकि हमारी शक्ति बहुत ओवरवेलमिंग थी? अचानक एक चिड़िया उड़कर आई और उसकी एक उंगली पर ग्रेसफुली बैठी। उसने चिड़िया को देखा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। लेकिन मैंने पहले कभी हेवेंस को पावरलेस मॉर्टल्स को पनिश करते हुए नहीं सुना। उसने चिड़िया को अपने हाथ में धीरे से सहलाया। उसके विचार और गहराते जा रहे थे। ठीक क्या हुआ? ये सीन ऐसा नहीं लगता कि यह कुछ ही दिनों में हुआ हो। एक धीमी हंसी उसके होंठों से निकली। उसका एक्सप्रेशन बिगड़ गया और वह ऑमिनसली हंसने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हेवेंस मुझसे डरे हुए हैं? डरे हुए हैं कि मैं असेंड करूंगा और स्काइज को फाड़ दूंगा? रिडिक्यूलस। चिड़िया उसकी विलेनस ऑरा को महसूस करते हुए पैनिक में पंख फड़फड़ाए और बिना सोचे समझे उड़ गई। अनबॉदर्ड, उसने नाटकीय रूप से हेवेंस की ओर इशारा किया और दहाड़ा, डैम हेवेंस, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने जो एम्पायर खून और पसीने से बनाया था वह चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह मुझे तोड़ेगा, मुझे हार मानने पर मजबूर करेगा? कभी नहीं। उसने अपने हाथ नीचे किए और उन्हें ध्यान से देखा। लेकिन मेरी शक्ति चली गई है। क्या स्पिरिचुअल एनर्जी की कला, मेरी सारी शक्ति का स्रोत अभी भी इंटैक्ट है? वह चुप हो गया, अपनी आंखें बंद करके अपनी ऑरा महसूस करने की कोशिश कर रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब वह बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? स्पिरिचुअल एनर्जी अब इतनी कमजोर है। ये मैजिकल डिक्लाइन की ऑरा से अलग नहीं है। जो थोड़ी सी एनर्जी बची थी उसे बुलाते हुए उसकी हथेली में एक फेंट बबल ऑफ ऑरा दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कोई राहत महसूस कर पाता, वह एक पल में गायब हो गया। उसकी आंखें शौक में चौड़ी हो गईं। मैं फाउंडेशन ऑफ कल्टीवेशन तक भी नहीं पहुंच सकता। अगर मुझ जैसा कोई इस हालत में पहुंच गया है तो बाकी सब तो जरूर मर चुके होंगे। रिटर्न टू द अर्थ। अचानक जमीन पर कुछ ने उसका ध्यान खींचा। एक टूटा हुआ पेंडेंट। उसे उठाते हुए यादें उसके दिमाग में भर गईं। ये ये वही हार्ट गार्डिंग जेड है जो मेरी जूनियर सिस्टर बचपन से अपने पास रखती थी। टूटा हुआ पेंडेंट देखकर उसका दिल बैठ गया। अगर जेड टूटा हुआ है तो मेरी जूनियर सिस्टर भी जरूर। फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर उमड़ पड़ी। उसने टूटे हुए जेड को कसकर भींच लिया और आसमान की ओर चिल्लाया, डैम इट ऑल। उसकी योजनाओं का सारा बोझ उस पर आ पड़ा और उसका दिमाग भटक गया। अगर उन कर्स्ड हेवेंस के लिए नहीं होता तो मैं अपनी जूनियर सिस्टर को पकड़ चुका होता और उससे अपने तरीके से इंट्रोगेशन कर चुका होता। और इंट्रोगेशन से मेरा मतलब, तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है ना? उसकी कल्पना में उसकी जूनियर सिस्टर एक रिवीलिंग आउटफिट में बंधी हुई थी। उसकी डेलिकेट आवाज विनती कर रही थी, बहुत प्यास लगी है। इस विचार से उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने अपना सिर हिलाया, खुद को इससे बाहर निकालते हुए। वह मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं था। मेरा असली उद्देश्य वर्ल्ड डोमिनेशन है। लेकिन डे ड्रीम उसके दिमाग में बना रहा। उसने उसके होंठों के पास पानी का एक कप पकड़ा। वह संघर्ष कर रही थी, पी नहीं पा रही थी। वह विलेनसली स्मर्क किया, उसके चेहरे को उसकी ठोड़ी से उठाते हुए। कोई चॉइस नहीं, मैं तुम्हें प्यास से मरने नहीं दे सकता। उसने खुद पानी पी लिया, फिर अपने मुंह से उसके मुंह में पानी डालने के लिए झुका। क्या यह उसे हाइड्रेट करने के लिए था? हाँ, लेकिन ये हमें ज्यादा किस जैसा लग रहा था। उसका विजन जारी रहा। थोड़ी खांसी के बाद उसकी जूनियर सिस्टर ने दृढ़ आंखों से उसे घूरा और थूक दिया, ट्रेटर, तुम मुझे मार ही क्यों नहीं देते? वह डेविलिशली मुस्कुराया, उसकी ठोड़ी को एक परफेक्ट विलेन की तरह पकड़े हुए। मैं अभी भी तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने सीनियर ब्रदर के शब्द सुनकर जूनियर सिस्टर की आंखों में आंसू भर आए। धीरे धीरे उसकी गालों पर बहने लगे। साथ ही उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। उसकी बिग मेलन्स ऊपर नीचे होने लगे जब वह रोई। सीनियर ब्रदर, क्यों क्यों तुम डार्कनेस में चले गए?
जवाब में प्रोटैगनिस्ट ने उसके हाथ खोल दिए और उसे एक क्लासिक प्रिंसेस कैरी में उठा लिया। पूछो मत, उसने धीरे से कहा। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए जब वह हकलाई। सीनियर ब्रदर, तुम अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, लेकिन उसे देखकर, उसके पैर, उसका चेहरा, उसकी फिगर, सब कुछ लगभग अनबेरेबल था। मुझे लगता है मैं प्यार में पड़ गया हूँ। ठीक है, जोक सपाट, वापस कहानी पर। प्रोटैगनिस्ट ने उसे शांत लहजे में जवाब दिया। चिंता मत करो, जब तक तुम रिकवर नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं करूँगा। इसके साथ ही उसने उसे धीरे से नीचे रखा और कमरे से बाहर चला गया। अकेली छोड़कर जूनियर सिस्टर की आवाज़ धीरे से गूंज उठी, लगभग उसे आशीर्वाद देते हुए, माइट मेक्स राइट। लेकिन तुमने फिर भी दया दिखाई क्योंकि हम एक ही सेक्ट से हैं। तुमने मेरी जान बख्श दी। अगर ऐसा है तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे? प्रोटैगनिस्ट अचानक रियलिटी में वापस आ गया, घास के मैदान में अकेला बैठा हुआ। ये मेरी कहानी ऐसे ही होनी चाहिए थी, उसने सोचा। यादों से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ हिलाए, बुदबुदाया, आर्ग, मैं अब इसके बारे में नहीं सोच सकता। उसने टूटे हुए जेड पेंडेंट को कसकर पकड़ा और उसे ध्यान से देखा। मेरा आधा दिव्य शरीर चला गया है, दानव सेना चली गई है, मेरी छोटी बहन भी चली गई है, मेरे पास अब मेरी पैंट्स भी नहीं है। एक बच्चे की तरह घुटनों के बल गिरते हुए वह रोने लगा। सब कुछ चला गया, सब कुछ। मुझे यह सब पसंद नहीं है। लेकिन फिर उसका रोना थम गया और वह फायरी डिटर्मिनेशन के साथ वापस आया। लेकिन मैंने पहले कुछ भी नहीं था। फिर से उठना असंभव नहीं होना चाहिए, भले ही इसमें और 100 साल की कल्टीवेशन लगे। उसने घास के मैदान में चारों ओर देखा और बुदबुदाया। लेकिन सीन शैंक सिटी में बदल गया, या कम से कम जो बचा था उसमें। एक समय का थ्राइविंग मेट्रोपोलिस अब रूइंस में था। डिस्ट्रक्शन को देखते हुए प्रोटैगनिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठी भींच ली। इस टूटी हुई दुनिया को जीतकर क्या फायदा? घास में वापस आकर उसने खुद को ढकने के लिए फटे हुए कपड़े इकट्ठा किए और एक मैकशिफ्ट ब्लैंकेट बनाया। उसने आह भरी। मिशन कंप्लीट। घास के ब्लैंकेट को ऐसे पहने हुए जैसे वह डिजाइनर वेयर हो। उसने सोचा, मैं थक गया हूं, शायद बस लेट जाऊं और मौत का इंतजार करूं। धूल में ऐसे लौटते हुए जैसे वह पृथ्वी पर उसका आखिरी कार्य हो, वह अचानक रुक गया। क्या मैं मरने के बाद अपनी लिटिल जूनियर डिसाइपल या अपनी डीमन आर्मी से मिलूंगा? लेकिन फिर आसमान में एक अजीब डिस्क दिखाई दी। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, एक यूएफओ। प्रोटैगनिस्ट का एक्सप्रेशन अनॉयंस में बदल गया जब वह गुर्राया, ये क्या है? शांति से मर भी नहीं सकता। अचानक पैनिक उसे घेर लिया। उसकी आंखें नर्वसली इधर उधर दौड़ने लगीं। क्या? उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई जब यूएफओ नीचे उतरा, जमीन पर एक पीली रोशनी डालते हुए। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी। प्रोटैगनिस्ट बुदबुदाया, वेट, क्या वह चीज़? इससे पहले कि वह इंस्टिंक्टिवली झाड़ियों में कूद गया ताकि छिप सके, अपने वैंटेज पॉइंट से उसने पास के एक पत्थर को पकड़ा, लाइट बीम को ध्यान से देखते हुए। ये मॉन्स्टर, मैंने ऐसा कुछ कभी देखा या सुना नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए नहीं है। एक ट्विस्टेड ग्रिन उसके चेहरे पर फैल गई जब वह बुदबुदाया, मुझे नहीं पता ये क्या था है, लेकिन कम से कम ये साबित करता है कि ये दुनिया पूरी तरह से खाली नहीं है। अगर यहाँ जीवन है तो ये अभी भी जीतने लायक है। उसने घास से झांका, यूएफओ बीम को फ्लिकरिंग करते हुए देखा जैसे वह फील्ड को स्कैन कर रहा हो। अचानक गोल्डन लाइट घास में रुक गई। यह रुक गया, उसने फुसफुसाया। उसकी ईविल आंखें एंटिसिपेशन में सिकुड़ गईं। लेकिन बीम ने किसे टारगेट किया? एक अकेला खरगोश, अपने आने वाले विनाश से अनभिज। प्रोटैगनिस्ट का मुंह खुला रह गया। एक खरगोश, ये सब सिर्फ एक खरगोश को खोजने के लिए? कितना समय बर्बाद हुआ। बीम पल भर के लिए गायब हो गई और उसने आह भरी। द लाइट बीम स्टॉप्ड। लेकिन उसके शौक के लिए बीम वापस आ गई, एक इंटेंस सर्ज ऑफ पावर के साथ फायर करते हुए। बेचारा खरगोश मौके पर ही भुन गया। उसका बेजान शरीर घास में गिर गया। प्रोटैगनिस्ट के माथे से पसीना टपकने लगा जब वह फुसफुसाया, द वाइट लाइट, यह निश्चित रूप से एक हथियार है। अचानक प्रोटैगनिस्ट के दिमाग में एक विचार कौंधा।
वेट अ सेकेंड, वह वाइट लाइट जिस तरह से वह आखिर में फ्लिकरिंग करती है, वह डिवाइन पनिशमेंट बीम्स जैसी ही है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे क्लाइमैक्टिक बैटल के अपने आखिरी पल याद आए। याद बिल्कुल साफ थी। उसने सीन की कल्पना की, क्लाउड से नीचे गिरती हुई लाइट बीम्स एक ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ। क्या ये इन मॉन्स्टर्स से जुड़ी हो सकती है? उसने सोचा। अनजाने में एक पेड़ की डाल को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी कस गई कि डाल 2 टुकड़ों में टूट गई, जिससे वह चौंक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब एक और विचार उसे सूझा। अगर लड़ाई के दौरान वे बीम्स हेवेंस से नहीं बल्कि इन चीज़ों से थीं, तो वह डिवाइन पनिशमेंट नहीं था। यह एहसास उसके अंदर सिहरन पैदा कर गया। लेकिन इससे पहले कि वह अपने विचारों में और गहरा उतर पाता, यूएफओ ठीक उसके ऊपर से तेजी से निकल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के प्रोटैगनिस्ट चिल्लाया, हे! वह एक उत्सुक पिल्ले की तरह एक कार का पीछा करते हुए आगे भागा। चिल्लाया, मुझे पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। दृढ़ होकर वह अचानक रुक गया और एक हाथ साइन बनाया। फ्लाइंग टेक्निक एक्टिवेट। उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में घोषणा की। उसी पल उसका घास का ब्लैंकेट उसके कंधों से फिसल गया, जिससे वह मैदान के बीच में नग्न रह गया, बीच में ही जम गया। उसने अपनी अजीब वल्नरेबल हालत पर नीचे देखा। एक पल के लिए वह एक बेवकूफ जैसा लग रहा था। घुटनों के बल गिरते हुए वह करा उठा, सही है, मैं भूल गया। मैं अभी सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज ऑफ कल्टीवेशन पर हूँ। उड़ना? हाँ सही, मेरे गधे पर उड़ो। उसने अपनी मुट्ठी भींची और फ्रस्ट्रेशन में बादलों को घूरा। वही मॉन्स्टर कहाँ जा रहा है, वह क्या है और उसका लक्ष्य क्या है? अपने होंठों के नीचे बुदबुदाते हुए उसने घास का ब्लैंकेट उठाया और उसे फिर से अपने चारों ओर लपेट लिया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी जब उसने सोचा, नहीं, भले ही मैं उड़ ना सकूं, मुझे उसका पीछा करना होगा और खुद देखना होगा। शायद, बस शायद, इस टूटी हुई दुनिया में अभी भी कुछ ऐसा है जिसे ताना मारा जा सकता है। कोई संकेत। उसे पता नहीं था। बस थोड़ी दूर पर जिस खरगोश को बिजली लगी थी, वह हिल गया। उसका छोटा शरीर कांपने लगा क्योंकि वह इनएक्सप्लिकेबली वापस जीवित हो गया था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपने विचारों और योजनाओं में इतना लीन था, उसने इस मिराकुलस घटना पर ध्यान नहीं दिया। प्रोटैगनिस्ट का दिमाग उन दिनों में वापस चला गया जब वह फियर्ड डीमन लॉर्ड था। उसने खुद को अपने अनगिनत सबॉर्डिनेट्स के सामने लंबा खड़ा देखा। उसके शरीर से एक तीव्र और सफोकेटिंग ऑरा निकल रही थी। ज्यादा समय नहीं हुआ, उसने सोचा। मैं फियर सोम डेमन लॉर्ड था जो दुनिया पर राज करता था। यादें तेज हो गईं और उसने खुद को अपने फॉलोअर्स को ठंडे आदेश देते हुए देखा। मेरी आज्ञा मानो और जूहियो, मेरी अवज्ञा करो और मरो। उसने दहाड़ा। उसकी आवाज़ थंडर की तरह गूंज रही थी क्योंकि उसके सबॉर्डिनेट्स उसके सामने घुटनों के बल झुके हुए थे, अपने माथे जमीन पर दबाए के ही वो दबाए हुए थे, जैसे किसी भगवान की पूजा कर रहे हों। एक विकेट स्माइल उसके चेहरे पर फैल गई। कल्टीवेशन वर्ल्ड से दूर के मॉर्टल्स भी मेरे नाम का जिक्र करते ही कांप उठते थे, उसने सोचा। उसके सीने में गर्व भर गया। दुनिया के एक दूर कोने में उसे याद आया कि कैसे डरे हुए ग्रामीण उसके बारे में फुसफुसाते थे। एक माँ अपने बच्चे को धीरे से गोद में झुला रही थी और फुसफुसा रही थी, चुप हो जाओ, अगर तुम नहीं सोओगे तो डीमन लॉर्ड तुम्हारे लिए आएगा। उसके नाम का विचार भी स्पाइन्स में सिहरन और हड्डियों तक डर पैदा कर देता था। लेकिन अब वर्तमान उस पर कठोर रूप से हावी था। घास के मेकशिफ्ट ब्लैंकेट के अलावा कुछ भी न पहन हुए वह एक सूखे नदी के किनारे से गुजर रहा था। हर कदम उसकी वर्तमान स्थिति की एक दर्दनाक याद दिला रहा था। और अब उसने खुद से कड़वाहट से बुदबुदाया, मैं घास की चटाई को पैंट्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ और सिर्फ जीवित रहने के लिए स्कैवेंजिंग कर रहा हूँ। अचानक उसकी मुट्ठी कस गई जब उसने अपने दांत पीसे। वह मॉन्स्टर कहाँ है? मैं पहले से ही 1 घंटे से चल रहा हूँ। अगर मुझे वो हो नहीं मिला इससे पहले कि वह अपना विचार पूरा कर पाता, उसका पैर मोटी चिपचिपी मिट्टी के एक छिपे हुए गड्ढे में धंस गया। उसका पैर घुटने तक मिट्टी में डूब गया और वह आगे लड़खड़ा गया। अचानक खिंचाव से उसका मेकशिफ्ट घास का ब्लैंकेट फट गया।
जिससे उसकी कमर एम्बैरेसिंगली उजागर हो गई। फ्रस्ट्रेटेड और इस पोजीशन को बयान करने के लिए बहुत अपमानजनक पाकर उसने सोचा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बड़े प्रयास से अपना पैर बाहर निकालते हुए उसके शरीर पर मिट्टी लग गई। जब वह ज़मीन पर गिर गया, फ्रस्ट्रेशन में गुर्राया। जब आपकी किस्मत खराब होती है तो आप वास्तव में अनलकी होते हैं। जमीन पर लेटे हुए उसने अपना सिर पकड़ा और गुस्से में चिल्लाया, मैं बहुत गुस्से में हूं। मिट्टी के गड्ढे को घूरते हुए वह बैठा और फुसफुसाया, जिसने मुझे इस मिजरेबल स्टेट में लाया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। फिर जैसे ही उसकी आंखें मिट्टी में अपने प्रतिबिंब पर पड़ीं, वह रुक गया। उसने अपने चेहरे से गंदगी पोंछी और बुदबुदाया, भले ही मेरा चेहरा अभी भी हैंडसम और चार्मिंग है। एक पल के लिए वह रुका और अपनी ही रिफ्लेक्शन से चौंक कर भौहें सिकोड़ी। वेट, होल्ड ऑन। ओह, यह तो सिर्फ मिट्टी है। उसने कुछ प्रयास से अपना चेहरा साफ किया, फिर खुद को फिर से सराहा। भले ही मेरा चेहरा अभी भी डैशिंग है, भले ही मेरा शरीर अभी भी मजबूत है, 1 घंटा चलने के बाद भी मैं थका नहीं हूं। यह मेरे मजबूत फिजिक और इनक्रेडिबल एंड्योरेंस का सबूत है। उसने स्मगली मुस्कुराया। मुझे फिर से अपने आप से प्यार हो गया है। लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन बिगड़ गया क्योंकि उसकी मुट्ठी मिट्टी में जा लगी। इतना अमेजिंग होने का क्या मतलब है अगर कोई इसकी सराहना करने वाला नहीं है? उसने अपने चारों ओर देखा, डेसोलेशन को देखते हुए। मैं पूरे 1 घंटे से चल रहा हूं और अभी भी कोई आत्मा नहीं देखी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस दुनिया में बचा हुआ आखिरी व्यक्ति हूं? यह विचार उसे परेशान कर गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और यूएफओ को याद किया। नहीं, उसने फुसफुसाया। रहस्यमय उड़ने वाली वस्तु की याद उसके दिमाग में चमक उठी। वे मॉन्स्टर हवा में उड़ सकता था। शायद यह किसी प्रकार का आर्टिफैक्ट या स्पिरिट बीस्ट है। वह रुक गया, चिंतन करते हुए, और अगर यह आर्टिफैक्ट या स्पिरिट बीस्ट है तो इसका कोई मालिक जरूर होगा। शायद उसमें कोई जीवित है। एक बार फिर दृढ़ होकर उसने अपने गले पर हाथ रखा और जोर से सोचा, किसी भी तरह मुझे उस मॉन्स्टर को खोजना होगा। उसकी आंखें उसके पैरों पर पड़ीं। उसने अपने अब गंदे हरे सैंडल्स देखे। डैम इट, मेरे स्ट्रॉ सैंडल्स अब गंदे हो गए हैं। चिढ़कर उसने उन्हें हटा दिया, उन्हें डिस्कार्डेड ट्रैश की तरह पकड़े हुए और ऑकवर्डली हंसा। मैंने ये सैंडल्स पहले थोड़े और प्रेजेंटेबल दिखने के लिए बनाए थे। उसने नीचे ज़मीन पर देखा और आह भरी। लेकिन मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन पत्थर में कब बदल गई? उसे एक एहसास हुआ और उसकी आंखें चमक उठीं। ऑर्डरली स्टोन पेविंग, मैं कैसे भूल गया? उसका दिमाग आखिरी लड़ाई में वापस चला गया, उसके और उसकी जूनियर सिस्टर के बीच का संघर्ष जिसने आसपास के इलाके को तबाह कर दिया था। लेकिन उसे स्पष्ट रूप से याद था कि लड़ाई शेंग सिटी के ठीक बाहर हुई थी। उसने सोचा, भले ही मेरी डीमन आर्मी मिट गई थी, शेंग खुद दूर से एक रैक जैसा लग रहा था, लेकिन शहर में हजारों लोग थे। उनमें से कोई भी कैसे नहीं बचा? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने स्प्रिंटिंग शुरू कर दी। और वह मॉन्स्टर, वह शंगनिंग की ओर जा रहा था। वह तेजी से भागा, अपनी घास का ब्लैंकेट कसकर पकड़े हुए। उसने जरूर शहर में सर्वाइवर्स को देखा होगा और वह उन्हें खत्म करने के लिए वहां जा रहा है। अगर ऐसा है तो मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। विशाल ब्रोकन सिटी गेट के ठीक बाहर रुक गया। जोर से हाँफते हुए वह एक पल के लिए झुका, अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए सांस लेने की कोशिश कर रहा था। ठंडी हवा अंदर खींचने के बाद वह सीधा खड़ा हुआ, अपने सिर को खुजलाया जब वह इम्पोजिंग रुइंस के सामने आधा नग्न खड़ा था। एक राय ग्रिन के साथ वह बुदबुदाया, आखिरकार पहुंच गया। यार, पहाड़ को करीब से देखना घोड़े को सचमुच थका देता है। हवा से यह इतना करीब लगता है, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी भर चला हूं। अचानक वह बीच में ही जम गया। उसका चेहरा सरप्राइज में बिगड़ गया क्योंकि उसके सीने पर एक खुजली फैल गई। उसने इंस्टिंक्टिवली उस सेंसेशन को खुजलाया, केवल एक चमकती अंगूठी उसके सीने से मटीरियलाइज होने के लिए। उसकी आंखें शौक में चौड़ी हो गईं। क्या? इससे पहले कि वह इसे प्रोसेस कर पाता, अंगूठी उसकी हथेली में तैरने लगी, एक फैंट, ऑमिनस ग्लो छोड़ते हुए। शब्द उसके होंठों से एक चांट की तरह निकले, मुझे खोलो डेमन लॉर्ड।
अंगूठी को कसकर अपनी हथेली में पकड़े हुए उसने उसे ध्यान से देखा। उसका एक्सप्रेशन सरप्राइज से क्यूरियोसिटी में बदल गया। ये अभी उसने अंगूठी को एक टेस्टिंग ट्विस्ट दिया, फेंट कनेक्शन को स्पार्क करते हुए महसूस किया। एक कॉन्फिडेंट ग्रिन उसके चेहरे पर फैल गई। शहर यहाँ निश्चित रूप से कुछ असामान्य है। अधिक गंभीर मूड में बदलते हुए उसने अंगूठी को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसका लहजा रेजोल्यूट था। इन दैट केस वह सिटी गेट के विशाल टूटे हुए दरवाजों की ओर मुड़ा। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं। अपने दाहिने हाथ को भींचे हुए और डिटर्मिनेशन फैलाते हुए उसने उसे उठाया और घोषणा की, सिटी गेट ओपन फॉर मी। उसने दरवाजे पर एक शक्तिशाली पंच मारा और फिर कुछ नहीं हुआ। सभी उम्मीदों के विपरीत दरवाजे जरा भी हिले नहीं। इसके बजाय एक सिकनिंग क्रैक हवा में गूंज उठी, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट की मुट्ठी दर्दनाक रूप से पीछे हट गई। उसका चेहरा सबसे बदसूरत एक्सप्रेशन में बदल गया। आंसू निकलने की धमकी दे रहे थे जब वह चिल्लाया, दर्द करता है। अपने टूटे हुए हाथ को सहलाते हुए उसने दांत पीसते हुए बुदबुदाया, ओके ओके, ऐसे अंदर नहीं जा सकता, प्लान भी है। उसकी आंखें आसपास स्कैन करती रहीं जब तक उसने शहर की दीवार में एक बड़ा छेद नहीं देखा। एक इंस्पिरेशन उसके दिमाग में कौंधी जब उसने सोचा, द ग्रेट डीमन लॉर्ड क्रॉलिंग थ्रू अ होल। ओह, मैं कितना गिर गया हूं। अपने ब्रूज्ड ईगो के बावजूद वह झुक गया और गैप से घुस गया, अपनी घास के ब्लैंकेट से गंदगी झाड़ते हुए। जब वह दूसरी तरफ निकला, अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने की कोशिश करते हुए उसने जोरदार आत्मविश्वास से घोषणा की, एनीवे, जब तक मैं अंदर पहुंचता हूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि कैसे? ग्रेट अचीवमेंट्स डोंट स्वेट द डिटेल्स। लेकिन जैसे ही उसने शहर में कदम रखा, उसे जो नज़ारा दिखा वह अटर डेवास्टेशन का था। इमारतें खंडहर में पड़ी थीं, दुकानें मलबे में बदल गई थीं, सड़कें फटी हुई और टूटी हुई थीं, सब कुछ तबाह हो गया था। जैसे ही वह वहां खड़ा था, एक पास की इमारत ऑमिनसली चरमराई, इससे पहले कि वह उसके ठीक सामने मलबे के ढेर में गिर गई। धूल और राख हवा में छा गई और उसने उसके बीच से आंखें सिकोड़ी, ग्रिमली सोचते हुए, क्या इस जगह पर सचमुच कुछ भी जीवित है? उसका चेहरा काला पड़ गया। संदेह की परछाइयां रेंग रही थीं, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींची। अपनी आवाज में फिर से रिजॉल्व लाते हुए बुदबुदाया, भले ही मुझे वह मॉन्स्टर न मिले, कम से कम। मलबे के बीच आधा नग्न खड़ा होकर उसने अपनी पथेटिक हालत पर नीचे देखा और भारी आह भरी, मुझे कुछ प्रॉपर कपड़े खोजने होंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक केंद्रित एक्सप्रेशन के साथ मलबे में छानबीन कर रहा था, धूल हटाते हुए, जब तक उसने एक बैटर्ड बुक नहीं निकाली। धूल झाड़ते हुए उसने बुदबुदाया, किसी भी मामले में अगर मैं चीज़ों को ठीक करना चाहता हूं तो रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होगा। उसने किताब खोली और एक चार्ट स्टिक का उपयोग करके अंदर लिखना शुरू किया। नोट, अपोकालिप्स, जून की 300वीं, सटीक तारीख अज्ञात, सिवियर एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण। यह मेरे सर्वाइवल जर्नी का पहला दिन है। जो कोई भी इस नोटबुक को पाता है, वह स्वचालित रूप से मेरी सभी बिलोंगिंग्स और इंस्ट्रक्शंस को विरासत में पाता है। मेरी केवल एक इच्छा है, मेरे पिछले जीवन की ग्लोरी को फिर से जीना। इसे गड़बड़ मत करना, बेवकूफ। अपनी एंट्री से संतुष्ट होकर उसने सिर हिलाया और नोटबुक को अपने घास के ब्लैंकेट में सुरक्षित रूप से रख लिया। ठीक है फिर, उसने कहा, लंबा खड़ा होकर, जब से हेवेंस मुझे मरना नहीं चाहते, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। आसमान की ओर देखते हुए उसने स्मर्क किया, अपोकलिप्स में मैं बस कपड़े चुन रहा हूं और हेवेंस को दिखा रहा हूं। वैसे भी अगर कुछ गलत होता है तो हमेशा एक बैकअप प्लान है। कुछ ही देर बाद उसे कपड़ों का एक मैच न होने वाला सेट मिला। उसने अपने सीने के चारों ओर एक एप्रन लाइक गारमेंट बांधा और एक आधा फटी हुई पैंट्स पहनी। वेट एक सेकंड, क्या यह टी शर्ट पुरुषों के लिए है? लगता है यह किसी बिग मेलन्स वाले के लिए डिजाइन की गई है। फिर भी उसने कपड़ों को एक राजा के आत्मविश्वास के साथ पहना, जैसे वे शाही वस्त्र हों जो लग्जरी की पराकाष्ठा हों। उसकी स्कैवेंजिंग आंखों ने फिर एक बोतल पर नजर डाली, उस पर रोशनी चमकती हुई देखी।
उसे उठाते हुए उसने उसे ध्यान से देखा। ये क्या है? उसने बुदबुदाया। सामग्री की जांच करने के बोतल को घुमाया। एक पल बाद उसने डिसमिसिवली कंधे उचकाए। एक मेडिसिनल पिल शायद किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकती है। वह चलने लगा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वह जम गया। उसका चेहरा बीट रेड हो गया क्योंकि उसने सबसे बदसूरत, सबसे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन बनाया। पीछे घूमते हुए उसने बोतल को फिर से उठाया। मेरा मतलब है, ये मेरे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अगर शहर में सर्वाइवर्स हैं तो उन्हें इसकी ज़रूरत होगी। अपोकलिप्स में म्यूचुअल एड सर्वाइवल की कुंजी है। जब हम इससे बाहर निकल जाएंगे तो हम स्कोर सेटल कर सकते हैं। अपने तर्क से प्लीज्ड होकर उसने सिर हिलाया और स्कैवेंजिंग जारी रखी। फिर उसे कुछ कपड़े मिले और उसने उनकी अच्छी तरह जांच की, और कुछ देर बाद उसने एक बड़ा जार अनकवर्ड किया। उसे दोनों हाथों से उठाते हुए वो मुस्कुराया। लगता है मुझे कुछ दिलचस्प मिला। लेकिन जब उसने ढक्कन खोला तो एक रैंसिड स्मेल बाहर निकली, जिससे उसकी नाक सिकुड़ गई और उसे डिस्गस्ट हुआ। अपनी नाक पकड़े हुए वो उल्टी कर रहा था। ये कैसी भयानक गंध है। अनडिटर्ड उसने फिर से खोजना शुरू किया। इस बार उसने अपने सिर के ऊपर एक अजीब उलझी हुई चीज पकड़ी। उसे घूरते हुए उसने बुदबुदाया, क्या ये रस्सी है या किसी प्रकार का कैट्स क्रेडल? टर्न ऑन योर इमेजिनरी ऑडियंस। ठीक है दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है ये क्या है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में बताएं। वह खुद पर हंसा और चलता रहा। जब सूरज डूब रहा था, बर्बाद शहर को सोने और लाल रंग के ह्यूज में रंग रहा था, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक चट्टान पर बैठा था, मलबे का सर्वेक्षण कर रहा था। एक लंबी आह भरते हुए उसने बुदबुदाया, मैंने पूरे शहर में स्कैवेंजिंग की है, लेकिन परिणाम डिसअपॉइंटिंग है। उसने अपनी नोटबुक खोली और अपनी खोजों को लिखना शुरू किया। आज का हाल, दवा की 3 बोतलें, कपड़ों के 2 सेट, कुछ सोना और चांदी के इनगोट्स, एक बड़ा लोहे का रॉड। अंधेरे होते आसमान की ओर देखते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। एक बाल का तार या एक नाखून भी नहीं बचा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हवा में गायब हो गया हो। अपनी मुट्ठी भींचते हुए उसने अपने होठों के नीचे गुर्राया। किस तरह की शक्ति से सब कुछ धूल में बदल गया होगा। फिर भी एक सिनिस्टर ग्रिन उसके चेहरे पर फैल गई। अगर इतनी इमेंस पावर का मैं उपयोग नहीं कर सकता तो इसे नष्ट कर देना चाहिए। उसने आयरन रॉड को अपने कंधे पर उठाया, लंबा खड़ा होकर। अब जब मैं आर्म्ड और क्लोथ्ड हूं, शायद मेरे पास उस मॉन्स्टर से लड़ने की ताकत है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका पैर अचानक किसी ठोस चीज से टकराया। अपना संतुलन खोते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या? उसने भौंका, उस ऑफेंडिंग ऑब्जेक्ट को घूरते हुए। गंदगी साफ करते हुए उसने एक मोटी चेन अनकवर्ड की। उसे कसकर पकड़े हुए उसने अपनी आंखों से उसकी लंबाई का पता लगाया। चेन नीचे की ओर फैली हुई थी, जमीन में गायब हो रही थी। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ी। उसने खुद से सोचा, यह जमीन के नीचे किसी चीज से जुड़ा है। प्रोटैगनिस्ट ने चेन को कसकर पकड़ा और उसे एक शक्तिशाली जर्क दिया। एक गड़गड़ाहट के साथ उसके नीचे की जमीन हिलने लगी, जिससे एक छिपा हुआ अंडरग्राउंड पैसेज दिखाई दिया। धूल और गंदगी swirling हुई। जब रास्ता पूरी तरह से खुला, उसे एक डिमली लिट चेंबर में ले जा रहा था। वह सावधानी से नीचे उतरा। उसके नंगे पैर ठंडे पत्थर के फर्श पर थपथपाते रहे जब तक वह एक एस्टॉनिशिंग साइट पर नहीं आया। एक 2 मंजिला संरचना सतह के नीचे दबी हुई थी। दीवारें स्मूथ और वेल प्रिजर्व थीं, ऊपर के केओस के बिल्कुल विपरीत खड़ी थीं। मैं कहाँ हूँ? उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज़ कैवर्नस स्पेस में फेंट रूप से गूंज रही थी। उसने कमरे के दोनों तरफ देखा। उसकी तेज इंस्टिंक्ट्स चमक उठी। स्थिति स्पष्ट नहीं है। मुझे फर्दर एक्सप्लोर करने से पहले आयरन रॉड लेने के लिए वापस ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही वह अपनी वेपन लेने के लिए पैसेजवे की ओर मुड़ा, हवा में एक फेंट अरोमा तैरने लगी। उसके कदम बीच में ही रुक गए। गहराई से सांस लेते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह गंध, यह परिचित थी, दर्दनाक रूप से। उसकी नाक फड़फड़ाई और उसकी डॉग लाइक इंस्टिंक्ट्स काम करने लगी। फिर से हवा को सूंघते हुए उसने सोचा, मुझे पुष्टि करने दो। कोई गलती नहीं, यह उसकी गंध है। पहचान उसे बिजली की तरह लगी और उसके विचार केओस में बदल गए। जूनियर सिस्टर।
उसके दिमाग में उसकी जूनियर सिस्टर की एक आउटफिट में छवि बनी जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी। उसके शरीर को इस तरह से टीस किया गया था जिससे उसके गाल लाल हो गए। उसने खुद को गले लगाया। उसका चेहरा एक परवर्टेड ग्रिन में बदल गया जब वह बुदबुदाया। उसकी खुशबू इतनी अनोखी है, इतनी मीठी, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये उसका बेडरूम होना चाहिए, ज़मीन के नीचे छिपा हुआ। अपने विचारों की अब्सर्डिटी का एहसास करते हुए उसने अपना सिर वायलेंटली हिलाया, खुद को अपने डे ड्रीम से बाहर निकालते हुए। हालांकि उसका दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था, बिना एक सेकंड की हिचकिचाहट के वह इमारत की ओर भागा। उसकी आवाज़ अंडरग्राउंड चेंबर में गूंज रही थी। जूनियर सिस्टर, तुम्हारा सीनियर ब्रदर तुम्हारी याद में सम्मान देने आया है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।